नमस्कार, रेड अलर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अभिषेक भार्गव जी, जो कि कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव जी के सुपुत्र हैं। राजनीति में बहुत लंबा, जो कहें कि नेता के रूप में लंबा संघर्ष, युवाओं में बहुत ही जान पहचान है। और अगर मैं बात करूं तो काफ़ी संख्या में इनके समर्थक सोशल मीडिया पर और ज़मीनी हकीकत में हमें मिलते हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। अभिषेक जी, युवाओं में एक अच्छी पकड़ है आपकी, तो किस तरह से देखते हैं राजनीति में युवा किस तरफ जा रहा है? नहीं, राजनीति में पहले युवाओं को आना चाहिए। किसी नेता के पीछे घूमने को राजनीति नहीं कहते। राजनीति उसको कहते हैं कि जब आप व्यक्ति की मदद करना स्टार्ट करते हैं, जब व्यक्ति को आप लाभ दिलाना स्टार्ट करते हैं, जब लोगों के काम करवाना स्टार्ट करते हैं, उसको राजनीति कहते हैं। अभी थोड़ा हमारा युवा हमें थे, उन्हें लीडर्स की आवश्यकता है और अभी यूथ लीडरशिप बहुत कम है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि यूथ लीडरशिप आगे आए और अपनी एज ग्रुप के लोगों को, यूथ को एक सही दिशा के माध्यम से राजनीति में लाने का प्रयास करें। अभिषेक जी, एक छोटा सा प्रश्न है। आप भी राजनीति में आ चुके हैं लगभग, तो आप राजनीति में अपना आदर्श कैसे मानते हैं? राजनीति में शुरू से मेरे दो आदर्श रहे हैं और वर्तमान में एक और उसमें ऐड हुए हैं 6 सालों से। सबसे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे आदर्श रहे, मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं और देश के प्रधानमंत्री वर्तमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मेरे आदर्श हैं। इन लोगों को देखकर ही प्रेरित होता हूँ और काम करने की जो ललक है अंदर राजनीति में। तो ये पार्टी के हिसाब से आपने चुने हैं या कोई और वजह रही? देखिए, विचारधारा, जो विचारधारा होती है, जिनसे भाव मिलते हैं, जिनसे आपकी तरंगें मिलती हैं, उसी आधार पे आपके आदर्श बनते हैं। तो यही है कि हम जिस विचारधारा से शुरू से जुड़े, निश्चित तौर पर उसी विचारधारा की, उसी मानसिकता के लोग ही आपका आदर्श बनते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम आप करते आ रहे हैं लगातार, और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, रहली विधानसभा का जो आपका प्रोजेक्ट है कि हर व्यक्ति तक निःशुल्क लाभ पहुंचाना, इलाज पहुंचाना है, तो किस तरह से देखते हैं, किस लेवल पे और किस समय जाके ये कंप्लीट हो पाएगा? देखिए, रिसेंटली मतलब बहुत ही कम समय में हम इसको लागू करने वाले हैं। बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है, हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट से भी हमारी चर्चा हुई है। जो शासकीय योजनाएं चलती हैं, आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान, विधायक स्वेच्छा अनुदान, इनका भी हमने पूरा एनालिसिस किया है और इन सारी चीज़ों को जोड़कर और व्यक्तिगत धनराशि का उपयोग करके आने वाले इसी माह में हम लोग सागर में और भोपाल में मोस्ट ऑफ बीमारी जो और दुर्घटना में जो होते हैं उनका निःशुल्क इलाज करने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। देखिए, नरसिंहपुर जिले में कुछ साल पहले एक घटना हुई। लगभग आधी रात को एक महिला रिक्शे पे एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाती है, आधी रात को। ऐसी व्यवस्थाओं को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे कोई भी जिम्मेदार हो या जिम्मेदार जो व्यक्ति हो, उन्होंने से लापरवाही तरीके से लिया हो, ये सारी चीज़ें खेल विषय की बात नहीं है। बात ये है कि मानवता कहाँ गई, बस इतना सा विषय है कि मानवता कहाँ गई। जितने लोग उसको देख रहे होंगे उन्होंने क्या किया। हर चीज़ के लिए आप जनप्रतिनिधि को दोष नहीं दे सकते कि इसके लिए सांसद ही जिम्मेदार, इसके लिए विधायक, कलेक्टर को आना चाहिए था, CMHO को आना चाहिए। जो लोग वहाँ से निकल रहे थे वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपने पर आज दोपहर में कहा था कि कहीं ना कहीं सांसद यदि मैं होता तो सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाएं देखता, या जो क्षेत्रीय सांसद है उनको भी इस स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे पहला काम करना चाहिए। हम लोग अपने स्तर पर करते हैं। जो कोई भी हमें फ़ोन लगाता है, जहाँ कहीं से भी हमें सूचना आती है, हम अपनी गाड़ी संबंधित व्यक्ति के पास पहुँचाते हैं और उसके लिए जहाँ वो जाना चाहता है, सागर, भोपाल, क्योंकि ये जो दमोह हमारे निकटवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ इलाज की व्यवस्था है, कई लोगों को तो मैं ही उठा के ले जाता हूँ। अगर हमें दिखता है कि कोई एक्सीडेंटल होता है मामला, कई लोगों को मैं ही उठा के लेके जाता हूँ। तो इन चीज़ों में तुरंतता दिखानी चाहिए, तत्परता दिखानी चाहिए। हम अभी 3 एम्बुलेंस भी अपने क्षेत्र में शुरू करने जा रहे हैं निःशुल्क। 108 के अलावा भी हमारे यहाँ 3 108 हैं। इसके अलावा 3 और एम्बुलेंस हम अपने व्यक्तिगत खर्चे से क्षेत्र में शुरू करने जा रहे हैं। लोग फ़ोन लगाएंगे, उनके घर से मरीज को हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय, प्राइवेट हॉस्पिटल भोपाल, जहाँ कहीं भी उसकी इलाज की उचित व्यवस्था होगी, वहाँ पर उसके लिए निःशुल्क पहुँचाने की और निःशुल्क इलाज की व्यवस्था शुरू करनी। ये व्यवस्था कब तक रहेगी? आपके सांसद बनने तक? नहीं, ऐसा नहीं है।
सांसद बनना ना बनना एक अलग विषय है, विधायक होना ना होना एक अलग विषय है। मेरे पिताजी का और मेरा इन चीज़ों में एक सोच अलग है कि ये परमार्थ की चीज़ें हैं। इससे जो कमाई होगी वो यहाँ पे कैश नहीं होगी, ये ऊपर कैश होगी। तो हम अपना परलोक सुधारने के लिए ये सारे काम करते हैं। एक स्टेटमेंट आज जब युवा संसद चल रही थी, बच्चों के जो युवाओं थे उनके प्रश्न पे आपने एक स्टेटमेंट दिया कि छोटे पद से कोई अगर सांसद बनेगा तो भ्रष्टाचार करेगा। कैसे देखते हैं? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उस सेंटेंस को सुन के। नहीं, उस सेंटेंस को आपने पूरा सुना नहीं। मैंने उसको यह कहा था कि जो व्यक्ति क्रिमिनल स्वभाव का होगा वह अगर सांसद बनेगा, जिसके मन में आर्थिक उत्थान की ही बातें चलती रहेंगी, वह सांसद बने, चाहे मंत्री बने, चाहे और बड़ा, वह हमेशा धनोपार्जन के बारे में सोचता रहेगा। यह मैंने कहा। तो सही भी बात है कि क्रिमिनल मानसिकता के व्यक्ति किसी भी बड़े पद पर चला जाए, भ्रष्टाचार मानसिकता के व्यक्ति किसी भी बड़े पद पर चला जाए, वह हमेशा पैसों के विषय में और क्राइम के विषय में ही सोचेगा। तो क्या वर्तमान पार्टियों को 0 FIR वाले नेता लाने चाहिए केवल? सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब स्कैंडल में फंसे तब तक उनके ऊपर एक भी FIR नहीं थी। 0 FIR वाले लोग ही वहाँ थे। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए इसके लिए तो स्वभाव होता है। मैं वहाँ भी कह रहा था, ये स्वभाव होता है और ना मैं ना आप किसी के अंदर आत्मा में झांक नहीं सकते। आज जो व्यक्ति सही है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल वो व्यक्ति सही रहेगा, या आज जो व्यक्ति गलत है इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि कल भी वो गलत ही होगा या वो सही नहीं होगा। ये तो हमें तय करना है उनके क्रियाकलाप देखते हुए कि हम किसे चुनना चाहते हैं। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपने जो कार्यक्रम था उसमें सांसद बने, उन्होंने अपने अपने शब्द, अपनी बात रखी। उसमें ये देखा गया कि कुछ युवाओं ने कहा कि भाई यदि मैं सांसद होता तो मैं भी गुंडा होता, मैं भी भ्रष्टाचार कर रहा होता, इस प्रकार की बातें कही। तो ये छवि युवाओं के मन में आना कितना उचित मानते हैं? उचित नहीं है, सर्वथा अनुचित है और इसकी पूरी जिम्मेदारी आज के नेताओं को लेना चाहिए, जिन्होंने यह धारणा लोगों के मन में बनाई अपने कार्यों से। पूरा मीडिया देखता है, मीडिया के माध्यम से पूरा भारत देखता है और उसी मीडिया के माध्यम से युवाओं के मन में आता है। कोई चारा खा जाता है, कोई कोयला खा जाता है, कोई ये भ्रष्टाचार कर लेता है, कोई वो भ्रष्टाचार कर लेता है। तो यही तो देख देख के हमारे युवा बड़े हो रहे हैं। तो ये मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि ये बहुत ही चिंतनीय विषय है नेताओं के लिए। इन नेता शब्द जो सुभाष चंद्र बोस जी के आगे जुड़कर उन्हें महान बनाता था, आज वही नेता शब्द अगर कोई मुझे कह देता है तो मुझे आग लग जाती है। ऐसा लगता है कि कोई गाली दे रहा। तो इतना अंतर कैसे आया? ये बड़ा चिंतनीय और विचारणीय प्रश्न है। इसके लिए नेताओं को एफर्ट करनी चाहिए कि हम अपने क्रियाकलापों से लोगों के मन में एक सकारात्मक उदाहरण पेश करें, ना कि नकारात्मक। चारा और कोयले की बात की, व्यापम भी उसी में आता है ना, व्यापम भी उसी में आता है। कैसे देखते हैं? व्यापम तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में शिवराज जी का नाम उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है। देखिए, शिवराज जी राजनीति में प्रदेश के मुखिया हैं और अभी वर्तमान में इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें केवल विधायक मात्र थे। उनके ऊपर आरोप पहले भी लगे, राजनीतिक आरोप लगे। आज की स्थिति में क्या शिवराज जी के ऊपर कोई FIR हुई? क्या शिवराज जी के ऊपर कोई केस चल रहा है? क्या उन्हें न्यायालय ने दंडित किया है? ये कोई सारी चीज़ें नहीं है। 15 सालों से सत्ता आपकी एक ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, वो तो बैलेंस बनाने में निकल गई। कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, वो तो बैलेंस बनाने में निकल गई। मकान तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, फार्म हाउस तोड़ दिए, काय का बैलेंस बना रहे थे? आप तो चाहते तो ताबड़तोड़ कार्रवाई करवा देते। अगर हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज जी अगर दोषी थे तो आप तो ताबड़तोड़ कार्रवाई करवा देते। सबसे पीछे तो वही आपके पड़े थे। शिवराज जी सबसे ज़्यादा घूम रहे थे पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ। फिर कैसे बैलेंस बन रहा था? तो ये बातें कांग्रेस के द्वारा फैलाई जा रही है। आप बताइए ना भाई, एक से एक वकील आपके पास है, यहाँ हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, कपिल सिब्बल जैसे इतने बड़े बड़े वकील आपकी पार्टी में है, कांग्रेस की पार्टी में। कोई भी इतना काबिल नहीं है कि शिवराज जी के लिए जेल पहुँचा दे, है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब वो पाक-साफ आदमी है। सर, आज आपने कहा कि 2 बार आपने टिकट के लिए प्रयास किया पर नहीं मिला। आपकी सोच पार्टी से नहीं मिलती या पार्टी युग नहीं समझती? देखिए, दोनों चीज़ों को आप उनका समावेश कर लीजिए। राजनीति में कई बार योग्यता होने के बाद भी योग नहीं होते। योग्यता तो है लेकिन योग नहीं है, नक्षत्र नहीं मिल रहा है। हमने जब राजनीति में पदार्पण किया तो माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में हो गया था। और उस समय उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया, उन्होंने किया कि परिवारवाद पर ज़ीरो टॉलरेंस। तो जब इतना बड़ा लक्ष्य लेकर पार्टी चल रही थी, तो हम जैसे लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उस लक्ष्य को कलंकित करें, तो ये मैं कहीं से व्यक्तिगत रूप से सही नहीं मानता। इसलिए मैं 2014 में भी बैक हो गया था, और जब 2019 में भी वही बात आई तो मैं फिर बैक हो गया। हमारे साथ थे अभिषेक भार्गव जी, और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार पार्टी उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे और सफल होकर वो ऐसी जगह पहुँचे जो क्षेत्र के लिए वो करना चाहते हैं वो करें और लोगों को उसका लाभ मिल पाए। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।